हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बीपी 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रेसुसिटेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा यहाँ पे रेसुसिटेशन की प्रोसेस है या सिंपली कहें तो जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी होता है रेसुसिटेशन, जो सीपीआर है, उसको आसान तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करे अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या जो हमारा रेसुसिटेशन है उसके मेथड के बारे में बात करते हैं, तो सिंपली कहें तो अगर कोई आदमी है वो अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को खुद से नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन उसका वहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए रुकते हुए देखने को मिलता है, तो फिर हमें उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कृत्रिम रूप से रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसकी जो जान है वो हम लोग बचा सके। तो अगर कोई आदमी अगर वो पानी में डूब रहा है तो उसको जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो फिर वहाँ पे उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है। अगर कोई आदमी है उसके अंदर वो किसी भी प्रकार का जो सफोकेशन है वो हो गया है, या उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ गया है जिसके कारण वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है। उसके इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया है या कोई भी ट्रॉमा की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अगर उसका रेस्पिरेशन स्टॉप हो रहा है तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है। या उसका उसके हार्ट अटैक वगैरह अगर आ गया है तो वहाँ पे भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमें ऑब्स्ट्रक्ट होते हुए रुकते हुए देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी हमें उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है जिससे कि उसकी जान को बचाया जा सके। तो आज हम लोग यहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारा रेसुसिटेशन की प्रोसेस है उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली सबसे पहले आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। तो अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, उसकी ब्रीदिंग प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है या इसको हम लोग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके जो लंग्स है उसके अंदर हम लोग जो एयर है उसको फोर्स के साथ में इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिससे कि उसका जो रेस्पिरेशन है वो हमें फिर से स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो। तो आसान तरीके से कहें तो कोई भी अगर पर्सन है और उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ पे फोर्स के साथ में एयर को उसके लंग में इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस, डालने की प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब किसी के ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है तो फिर हम लोग उसका जो माउथ है और या नोज़ है वहाँ से हम लोग उसके जो लंग्स है उसके अंदर एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, फोर्स के साथ में एयर को ब्लो करते हैं, जिससे कि उसका जो एल्वेलाई का पोर्शन है वहाँ पे प्रॉपरली एयर हमें जाते हुए देखने को प्राप्त हो और उसका रेस्पिरेशन फिर से हमें स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को देखें तो इसको हमें यहाँ पे क्विकली अप्लाई करने की आवश्यकता होती है और प्रॉपरली अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई आदमी ब्रीदिंग उसकी अगर रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो अगर हम लोग उसको वहाँ पे क्विकली रेस्पिरेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे और सही से रेस्पिरेशन को प्रॉपरली उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी हमें डेथ भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर जो कोई भी पर्सन है वो अगर उसका जो हमारा ड्राउनिंग उसको हुआ है, मतलब वो अगर जो पानी में अगर डूबा है तो उस कंडीशन में हमें उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की आवश्यकता होती है। उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें किसी भी प्रकार का चोकिंग हो गया है, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ आके अगर वहाँ पे वो रुक गई है और रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को क्विकली और प्रॉपरली देने की आवश्यकता होती है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का सफोकेशन हो गया है, वो सांस प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है, या कार्बन जो हमारा मोनोऑक्साइड है उसकी अगर पॉइजनिंग हो गई है, या पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ
पे पेशेंट को आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है उसको वहाँ पे क्विकली अप्लाई करने की आवश्यकता होती है और प्रॉपरली वहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन को अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग प्रॉपरली इसको नहीं देंगे, क्विकली नहीं देंगे, तो फिर वहाँ पे हमारे पेशेंट की हमें डेथ भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है उसके एक्शन को देखें तो बेसिकली 2 एक्शन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे पहला एक्शन है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का कि उसका जो वहाँ पे उसका वो रेस्पायरेटरी ट्रैक है और जो हमारा वहाँ पे उसका लंग्स है, उसके बीच का जो पासेज का एरिया है, उसके बीच का जो एयर का रास्ता है, उसको पहले हमें वहाँ पे ओपन करने की आवश्यकता होती है। जब उसका एयर स्पेस प्रॉपरली ओपन हो जाता है तो फिर हमारी एयर उसमें प्रॉपरली अच्छे से मूव होते हुए देखने को मिलती है। तो जो हमारा सबसे पहला एक्शन होगा कि उसका जो एयर स्पेस है, जो ट्रैकिया है या जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है और लंग्स है, उसको हमें प्रॉपरली ओपन करने की आवश्यकता होती है। दूसरा एक्शन हमारा इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है उसका उनके जो वहाँ पे जो हमारे वो टर्मिनल जो एयर के सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हमारा वहाँ पे प्रॉपरली कराने की जो एक्शन है वो हमारा यहाँ पे जो दूसरा एक्शन है वो होता है। अगर हमारे पेशेंट का हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अगर हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो गैसेज का एक्सचेंज हमें प्रॉपरली होते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम लोग उसका जो टर्मिनल एयर सैक है वहाँ तक प्रॉपरली गैस को पहुँचा देते हैं। तो ये हमारे 2 एक्शन हैं जो कि हमारे आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में हमें करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम लोग सिंपली एक बार फिर से बात करें तो सबसे पहले हमें उसका जो एयर का पासेज है, रास्ता है, जो कि हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक और जो लंग्स है वो उसको हमें सबसे पहले ओपन करने की आवश्यकता होती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है तो सबसे पहले वो हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद में फिर जब अगर उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में फिर हमारा जो दूसरा अप्रोच है वो होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसके अंदर प्रॉपरली एक्सचेंज भी मेंटेन करना हमारी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है या हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके जो मेथड है उनको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हमारा जो मैनुअल मेथड है वो होता है, दूसरा हमारा मैकेनिकल मेथड होता है। तो जो हमारा मैनुअल जो यहाँ मेथड है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कोई भी अपरेटस वगैरह जो हमारी मशीन्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं और उसको न यूज़ करके हम लोग रेस्पायरेशन को अगर देते हैं तो वो मैनुअल मेथड कहलाता है। और अगर हम लोग कोई भी मशीन वगैरह को यूज़ करते हैं, कोई अपरेटस यूज़ करते हैं और उससे रेस्पायरेशन को देते हैं तो वो हमारा मैकेनिकल मेथड कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारे मैनुअल मेथड है उनको देखें तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा वो सैकफर्स जो हमारा यहाँ पे मेथड है वो होता है। जो हमारा यहाँ पे वो दूसरा मेथड है वो सिल्वेस्टर जो मेथड है वो है। जो तीसरा मेथड है वो हमारा यहाँ पे जो होता है होल्जर और जो हमारा नील्सन मेथड है वो यहाँ पे होता है। और चौथा मेथड हमारा माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन इस प्लेस पे है। और अगर हम लोग मैकेनिकल जो मेथड है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेंटिलेटर्स को भी यूज़ करते हैं यहाँ पे जो रेस्पायरेशन है उसको वो देने के लिए, या जो हमारा इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है उसकी वो प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन प्रोसेसेस के बारे में बात कर लेते हैं और इनको आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है दैट इज़ कॉल्ड सैकफर्स मेथड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग जो प्रॉन पोजीशन है उसमें सबसे पहले लिटा देते हैं। तो जो यहाँ पे वो सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, वहाँ पे एक आदमी जो है उस पर रहता है व्हील चेयर पे और डॉक्टर उसको सब्जेक्ट बोलता है। तो जो पेशेंट है वो बेसिकली सब्जेक्ट कहलाता है और उसको हम लोग प्रोन जो पोजीशन है मतलब उसको पेट के बल हम लोग सिंपली सबसे पहले वहाँ पे लिटा देते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उसका जो चेस्ट है, उसका जो सीना है, उसके पास में हम लोग एक जो पिलो है उसको प्लेस कर देते हैं। स्मॉल जो हमारी तकिया है उसको हम लोग सिंपली वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और जब उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो उसका जो हेड है उसको हम लोग एक साइड की ओर टर्न कर देते हैं, मतलब हेड हमारा एक साइड की ओर वहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो अगर हम लोग सिंपली
जो डायग्राम है उसमें बात करते हैं, तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है अगर इसको देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट को क्या किया कि उसको यहाँ पे सिंपली जो प्रोन पोजीशन है मतलब पेट के बल, उसको सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे लिटा दिया और उसका जो सर है उसको एक साइड कर दिया। वो तकिया हम रख भी सकते हैं, अगर तकिया अवेलेबल नहीं है, पिलो अवेलेबल नहीं है तो हम लोग जो यहाँ पे जो हमारा पिलो है वो ऑप्शनल है। तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट को पहले पेट के बल लिटाते हैं और उसका सर एक साइड की ओर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर होता है या रेस्क्यूअर होता है वो क्या करता है कि वो बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसके एक साइड में हमें नील्स डाउन होते हुए घुटने के बल वो बैठ जाता है। उसके बाद में जो हमारा ऑपरेटर है उसका जो फेस है वो हमारे सब्जेक्ट के हेड के साइड में हमें होना चाहिए। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये ऑपरेटर है और ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या करता है कि सब्जेक्ट के एक साइड घुटने के बल बैठ जाता है और इसका जो फेस है वो हमारे सब्जेक्ट के हेड की ओर पोजीशन हमें देखने को प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि उसके जो दोनों हाथ होते हैं उनको वो जो सब्जेक्ट है उसके चेस्ट के लोअर पार्ट में दोनों साइड में वो उसको प्लेस कर देता है और फिर वहाँ पे वो अपना वेट को जो ऑपरेटर है उसका जो बॉडी वेट है उसको स्लोली उसके ऊपर वो वहाँ पे हमें पुट डाउन करते हुए देखने को मिलता है। और जब वो उसको वहाँ पे अपने जो वेट है उसको फॉरवर्ड की ओर पुट करता है तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट का हमारा होते हैं लायंस होते हैं या सिंपली कहें कि उसका चेस्ट के जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ पे वो उसको प्रेस करता है और जब वो उसको वहाँ पे प्रेस करता है तो बेसिकली उसका जो होता है एब्डोमिनल हमारा विसरा है वो हमें वहाँ पे पुश होते हुए देखने को मिलता है और एक्सलेशन की एक्सपायरेशन की प्रोसेस वहाँ पे पेशेंट के अंदर होते हुए देखने को मिलती है, सांस बाहर की ओर निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे जब ये अपने वो दोनों हाथ को जो चेस्ट है उसके हल्का सा नीचे यहाँ पे प्लेस कर देता है वो दोनों साइड, तो ये अपने वेट को आगे की ओर यहाँ पे जो फॉरवर्ड पोजीशन है वहाँ पे डालता है और जब वेट को डालता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो उसके जो हमारा लायंस का पोर्शन है वो उस पर एक हमें जो प्रेशर है वो बनते हुए देखने को मिलता है और जब ये प्रेशर बनता है तो क्या होता है एक्सलेशन की प्रोसेस, एयर हमें इसमें से बाहर निकलते हुए सब्जेक्ट से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जब वो उसको आगे की ओर जो प्रेस करता है तो क्या होता है एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में जब वो फिर से पीछे की ओर आ जाता है तो वहाँ पे हमें जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है वो होते हुए देखने को मिलती है। जब वो आगे की ओर जब मूव करता है तो सांस बाहर निकलती है और जब वो फिर से पीछे की ओर आता है तो फिर उसकी सांस हमें अंदर की ओर जाते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग इस मेथड के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिविटी है वो हमारा जो प्रोन पोजीशन है उसमें होती है। तो अगर हमारे जो पेशेंट है उसके एब्डोमेन में या जो उसका लंग्स का एरिया है वहाँ पे अगर वाटर है तो वो हमें आसानी से ड्रेन आउट बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर कोई आदमी अगर पानी में डूबा है तो क्या होगा, पानी उसके लंग्स में और एब्डोमेन में आ जाता है। तो जब हम लोग इस जो मेथड है उससे आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन को देते हैं तो उसके एब्डोमेन और लंग्स के अंदर जो वाटर है वो हमें आसानी से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। ये एक हमारा सिंपल जो मेथड है वो है, आसानी से कोई भी इसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पे इसको हम लोग लंबे टाइम तक के लिए कंटिन्यू उस प्लेस पे कर सकते हैं जब तक कि पेशेंट के अंदर का पूरा पानी बाहर निकल नहीं जाता है। और इसका हमारा एक जो डिसएडवांटेज है वो है कि हम लोग इस मेथड को उस विक्टिम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसके एब्डोमेन में कोई इंजरी हो, क्योंकि हम लोग जो प्रेशर है वो एब्डोमेन पे ही लगाते हैं और एब्डोमेन में अगर किसी तरह की इंजरी होगी तो वो हमें इंजरी वहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला मेथड है वो है हमारा दैट इज़ कॉल्ड सिल्वेस्टर मेथड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो मेथड है उसको हम लोग जो हमारा होता है वो सुपाइन पोजीशन उसमें करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा यहाँ पे पेशेंट है उसको हम लोग सिंपली सीधा वो लिटाते हैं, पीठ के बल जब लिटाते हैं तो वो हमारा सुपाइन
जो पोजीशन है वो कहलाता है, मतलब उसका फेस ऊपर की ओर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है या पेशेंट है उसका जो हमारा शोल्डर होता है उसके जो है नीचे हम लोग पिलो को रखने का काम करते हैं, तकिया को सिंपली रख देते हैं। और जब उसका जो शोल्डर है, कंधा है, उसके नीचे जब जो हमारा पिलो है वो रखते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो हमारी नेक है वो हमें फुल्ली एक्सटेंडेड होते हुए, नेक पूरी तरीके से फैलते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा ये हमारा जो अगर मेथड है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारा यहाँ पे है, जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, उसको हम लोग जो सुपाइन पोजीशन है, मतलब उसको पीठ के बल सिंपली सीधा लिटा देते हैं। उसके बाद में इसका जो शोल्डर है वहाँ पे हम लोग एक पिलो को सिंपली रख देते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो नेक है, गर्दन है, वो एक्सटेंड हो जाती है, पूरी तरीके से वहाँ पे फैल जाती है। अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे वो रेस्क्यूअर होता है या जो ऑपरेटर होता है वो इस प्लेस पे क्या करता है कि जो विक्टिम है या सब्जेक्ट है उसके जो जो वहाँ पे हेड है उसके पास में वो हमें नील होते हुए घुटने के बल वहाँ पे वो बैठ जाता है। और जब वो उसका जो हेड है उसके पास में घुटने की जो है जो घुटने के बल जब बैठ जाता है तो उसका जो यहाँ पे हमारा रेस्क्यूअर है उसका फेस विक्टिम के ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है या वो रेस्क्यूअर है वो जो विक्टिम है या सब्जेक्ट है उसके हेड के साइड में यहाँ पे घुटने के बल बैठ जाता है और इसका जो फेस है, इसका फेस इसके हेड के साइड में हमें देखने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब वो ये प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाता है तो जो हमारा वो रेस्क्यूअर है वो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा विक्टिम है या सब्जेक्ट है उसकी जो रिस्ट है, कलाई है, उसको सिंपली वहाँ पे उसकी वो दोनों हाथों की जो कलाई है उनको अच्छे से पकड़ लेता है और उसके बाद में वो उसके जो वहाँ पे आर्म है, उसके हाथ हैं, उसको सिंपली पुल करने का काम करता है, उसके हाथ को सिंपली उठाता है। और जब उसके हाथ को वो उठाता है तो वो एक्सपायरेशन की प्रोसेस होते हुए हमें वो देखने को मिलती है। और उसके बाद में फिर अगली जो इसकी पोजीशन है उसमें वो क्या करता है कि जो हमारा वो रेस्क्यूअर होता है वो हमारा जो वहाँ सब्जेक्ट है या विक्टिम है उसके जो हैंड हैं, हाथ हैं, उनको उसके चेस्ट के ऊपर लेके जाता है और फिर उसको वहाँ पे हमें तेज़ी से प्रेस करते हुए देखने को मिलता है। और जब वो उसके चेस्ट पे उसी के हाथ को लेके जाके तेज़ी से प्रेस करता है तो क्या होता है कि हमें एक्सपायरेशन की प्रोसेस होते हुए देखने को मिलती है। और जब एक्सपायरेशन की प्रोसेस वहाँ पे होती है तो फिर हमारा यहाँ पे जो इंस्पायरेशन है वो भी हमें होते हुए देखने को मिलता है और एक्सपायरेशन भी हमें प्रॉपरली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा यहाँ पे है जो इसकी फर्स्ट जो पोजीशन है, इसकी ये जो हाथ की वो दोनों रिस्ट है उनको अच्छे से पकड़ लेता है, एक बार उसको ये अपनी ओर खींचता है, उसके बाद में फिर क्या करता है कि फिर वो उसके जो वहाँ पे हैंड है उसको उसके चेस्ट पे लेके जाता है और तेज़ी से दाबता है। तो जब इसके हाथ को ये यहाँ पे ऊपर की ओर उठा के पीछे की ओर खींचता है तो क्या होता है, एक्सपायरेशन की प्रोसेस, जो इंस्पायरेशन है उसकी प्रोसेस होती है, जो विक्टिम है वो सांस अंदर लेता है और जब ये यहाँ पे इसको हैंड को लेके आके प्रेस करता है, दबाता है तो क्या होता है कि एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है, सांस हमें पेशेंट की बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग अगर इसका जो एडवांटेज है तो आई थिंक सो ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो एक बार जो वीडियो है उसको हल्का सा पीछे जाके फिर से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है ये वो दोनों हमारा यहाँ पे जो एक्टिव प्रोसेस है वो होती हैं, जिसके कारण कि हमें अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, वो अच्छे से सांस लेते हुए या जो उसका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो हमें प्रॉपरली अच्छे से होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हाथ जब हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है कि हमें वहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से इंस्पायरेशन होते हुए देखने को मिलता है और हाथ जब उसका सीने पे रख के दबाते हैं तो हमें वहाँ पे प्रॉपरली एक्सहेलेशन भी होते हुए देखने को मिलता है। और ये दोनों एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस और जो हमारा पैसिव प्रोसेस है वो क्या होती हैं कि मतलब अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जो है वहाँ एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे हैं और उसके थ्रू प्रोसेस होती है तो वो एक्टिव प्रोसेस होती
है। अगर हम लोग एक एक्टिविटी अगर वो कर रहे हैं और उससे एक प्रोसेस हो रही है और दूसरी प्रोसेस अपने आप हो रही है, तो उस कंडीशन में वो जो दूसरी प्रोसेस है वो पैसिव प्रोसेस कहलाती है। और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर पेशेंट के लंग्स में और एब्डोमेन में अगर वाटर होता है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं तो वाटर हमें ड्रेन होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा सुपाइन जो हमारी पोजीशन है उसमें होता है। तो जो अंदर का कंटेंट है या वाटर है वो बाहर निकलते हुए देखने को हमें नहीं मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट का जो हमारा रिब्स है वहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर है या जो थोरैक्स का एरिया है, सीने का एरिया है, वहाँ पे कोई इंजरी है, तो फिर हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें जो पेशेंट है उसके जो रिब्स है या थोरैक्स है उसको दबाने की आवश्यकता होती है। और अगर उसमें कोई इंजरी है तो जब दबाएंगे तो वो हमें और डैमेज होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो तीसरा मेथड है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा माउथ टू माउथ वेंटिलेशन कहलाता है। और ये हमारा जो सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का मेथड है वो यहाँ पे होता है और इससे हमें प्रॉपर रेस्पायरेशन पेशेंट में होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इस मेथड के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा विक्टिम है या सब्जेक्ट है जिसे हमें आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देना है, उसके यहाँ पे जो उसके पास में हमारा जो रेस्क्यूअर है या ऑपरेटर है जो कि रेस्पायरेशन को देगा, वो हमें वहाँ पे नील सोते हुए घुटने के बल बैठते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जब वो जो उसके पास में घुटने के बल बैठ जाता है तो फिर वो उसका जो शोल्डर का एरिया है वहाँ पे अगेन जो हमारा पिलो है उसको प्लेस कर देता है। और जब वो वहाँ पे उसके पास के एरिया में उसके शोल्डर के वो नीचे बिलो जो है वो पिलो उसको प्लेस कर देता है, तो उसका जो नेक का पोर्शन है वो हमें एक्सटेंडेड होते हुए देखने को मिलता है। वो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट मेथड में बात किया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी पिलो को प्लेस करते हैं और नेक एक्सटेंडेड हो जाता है। तो जब नेक प्रॉपरली एक्सटेंडेड हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा वो रेस्क्यूअर है वो क्या करता है कि अपने एक हाथ से जो भी विक्टिम है या जो सब्जेक्ट है उसकी जो नोस्ट्रिल है, नाक के छेद हैं, उनको क्लोज कर देता है और उसका जो माउथ है वहाँ पे वो हैंड कर्चीफ को, रुमाल को प्लेस कर देता है। और जब वो जो हमारा विक्टिम है उसके जो माउथ है वहाँ पे हैंड कर्चीफ, रुमाल को प्लेस कर देता है, तो फिर वहाँ पे वो रेस्क्यूअर इस प्लेस पे क्या करता है कि उस जो हमारा पेशेंट है या विक्टिम है उसका जो माउथ है वहाँ पे वो जो उसकी एक्सपायर्ड एयर है, जो हमारा वो रेस्क्यूअर है उसकी जो एक्सपायर्ड एयर है उसको उसके अंदर ब्लो कराते हुए हमें देखने को मिलता है। और जब वो उसके माउथ में अपनी एक्सपायर्ड एयर को ब्लो कराता है तो उसके अंदर हमें इंस्पायरेशन होते हुए देखने को मिलता है, उसके लंग्स के अंदर हमें एयर जाते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली डायग्राम में बात करते हैं तो ये जो हमारा ये इस प्लेस पे वो डायग्राम है, अगर उसको लें तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे विक्टिम है उसके जो फेस के पास में जो रेस्क्यूअर है वो घुटने के बल बैठ जाता है। उसके बाद में एक हाथ से उसके नोज़ को क्लोज कर लेता है, यहाँ पे वो रुमाल इस प्लेस पे जो प्लेस कर देता है उसका जो माउथ है उस प्लेस पे, और उसके बाद में ये अपने अंदर की जो एक्सपायर्ड एयर है उसको इसके अंदर ब्लो करने का काम करता है। और जब इसके अंदर वो एयर को ब्लो करता है तो इसके अंदर लंग्स में हमें एयर जाते हुए देखने को मिलती है, इनहेलेशन की प्रोसेस हमें होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब जो हमारा वो रेस्क्यूअर है जब वो एयर को ब्लो कर देता है उसके बाद में जब अपने माउथ को वहाँ से हटाता है तो फिर हमारे पेशेंट के अंदर हमें वहाँ पे पैसिवली एक्सपायरेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्पायरेशन है वो तो एक्टिव प्रोसेस है, वो जो एयर जो रेस्क्यूअर है वो फोर्स के साथ में पेशेंट के अंदर डाल रहा है, और यहाँ पे जो एक्सपायरेशन है एयर हमें उसके अंदर से स्वतः एक्सपायरेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कि ये हमारी ये पैसिव प्रोसेस है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस मेथड में क्या है कि जो हमारा वो रेस्क्यूअर होता है वो अपनी एक्सपायर्ड एयर को जो विक्टिम है उसके माउथ में ब्लो करता है, जिसके कारण कि एयर में ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है।
और ये जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे विक्टिम के लंग्स के अंदर जाती है, वो उसके अंदर का जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है उसको हमें स्टिमुलेट करते हुए, तेज करते हुए देखने को मिलती है। तो ये इसका हमारा यहाँ पे फ़ायदा है। तो जो हमारा वो यहाँ पे होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब लंग्स में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमें जो रेस्पायरेशन है वो तेज़ होते हुए देखने को मिलता है। और जब रेस्पायरेशन तेज़ होता है तो फिर हमारा वहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन है वो हमें पेशेंट के अंदर प्रॉपरली होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग जो हमारा अगला यहाँ पे है मेथड जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन कहलाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन है इसमें 2 मेथड हैं। पहला हमारा जो वेंटिलेटर है वो है, दूसरा हमारा यहाँ पे ट्रैकियल इंट्यूबेशन का मेथड है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेंटिलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेंटिलेटर का नाम तो आप लोगों ने इसके पहले सुना ही होगा। ये एक हमारी ऐसी जो मशीन है वो होती है जिसके ऊपर जब हम लोग पेशेंट को प्लेस कर देते हैं तो उसके बॉडी की एक्टिविटी हमें जो अधिकतर एक्टिविटीज़ हैं वो हमें आर्टिफिशियली होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। जब हमारा पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, बॉडी की एक्टिविटी को वो खुद से परफॉर्म नहीं जो वहाँ पे कर पाता है, तो उसको कुछ समय तक अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए हम लोग वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा मशीन है, इक्विपमेंट है जो कि वेंटिलेटर कहलाता है, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे उसकी जो ब्रीदिंग है, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको असिस्ट करने के लिए, उसमें उसको हेल्प करने के लिए हमें एक ट्रेन्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। और ये ट्रेन्ड जो पर्सन है वो क्या करता है कि एक जो मास्क है जिसके साथ में एक जो हमारा वॉल्व के साथ में बैग अटैच होता है, उसको ये यहाँ पे वो लेता है और उसको जब कंप्रेस करता है तो जो यहाँ पे मास्क है वो तो जो विक्टिम है उसके फेस के ऊपर प्लेस कर देता है। और जब वो जो बैग है उसको प्रेस करता है तो क्या होता है कि जो बैग के अंदर एयर है वो हमें जो विक्टिम है या पेशेंट है उसके लंग्स में जाते हुए देखने को मिलती है। और इस तरीके से हमें जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन है वो पेशेंट के अंदर होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो दूसरा मेथड है वो है हमारा ट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्यूबेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई ट्यूब यूज़ करेंगे और पेशेंट के ट्रैकिया में ट्यूब को हम लोग डाल देंगे। और जब उसके अंदर ट्यूब को डालेंगे तो उसके थ्रू एयर हम लोग वहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इस मेथड को देखें तो यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब को यूज़ करते हैं और उसको फिर अपने पेशेंट के ट्रैकिया में हम लोग इंसर्ट करते हैं। और जब उसके ट्रैकिया में ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उस ट्यूब के थ्रू हम लोग जो एयर है उसको ब्लो कराने का काम करते हैं। तो अगर जो ये हमारी ट्यूब है उसको हम लोग पेशेंट का जो नोज़ है, नाक है, उसके रास्ते से इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे वो नेज़ो ट्रैकियल इंट्यूबेशन कहलाता है। और अगर जो ट्यूब है उसको हम लोग पेशेंट का जो माउथ है वहाँ से प्लेस करते हैं तो वो हमारा ओरो ट्रैकियल इंट्यूबेशन यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग ट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में बात करते हैं तो जब हम लोग पेशेंट के ट्रैकिया में ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे पेशेंट के अंदर पेन को भी कॉज करता है और कफिंग भी उसके अंदर, खांसी आना भी उसके अंदर हमें होते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब ये प्रोसेस होती है, पेन होता है और जो हमारा कफिंग है या हम कह सकते हैं सिंपली जो ट्यूब्स हैं उनके कारण उसका जो हमारा वो नेसोफेरिंग्स का एरिया है और जो उसका ओरोफेरिंग्स का एरिया है उसकी अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग हमें डैमेज होते हुए देखने को मिलती हैं। और ये इसका हमारा मेन ड्रॉबैक है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा है अगला मेथड जो कि कहलाता है हमारा वो रेस्यूसिटेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी प्रोसेस है उसको हम लोग जो ब्रीदिंग है उसको भी वहाँ पे करेक्ट करने के लिए और हार्ट बीट को भी वहाँ पे उसका जो अगर उसमें प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट भी उसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ब्रीदिंग भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो उसको वहाँ पे करेक्ट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के बारे में बात किया। वहाँ पे हमारा जो पेशेंट था वो रेस्पायरेशन प्रॉपरली अगर नहीं कर पा रहा है, हार्ट उसका प्रॉपरली काम कर रहा है, तो हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन उसको देते हैं जिससे कि उसके लंग्स तक एयर हमें प्रॉपरली पहुँचते हुए देखने को मिलती है और हार्ट प्रॉपरली वर्क करता रहता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मूव होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारा पेशेंट कुछ इस
इस कंडीशन में है कि ना वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है, ना उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तब हमें वहाँ पे जो हमारा होता है वो रेसुसिटेशन उसकी प्रोसेस हमें करनी होती है। और इसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, जिसको हम लोग CPR के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग CPR को देखें तो हम लोग इसको, अगर पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो फिर उसको हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन को भी जो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन करने के लिए इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो आप लोगों ने कुछ जो मूवीज़ हैं उसमें वो देखा होगा कि अगर वो किसी पेशेंट के हार्ट अटैक वगैरह आता है या उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उसके सीने पे हाथ रखते हैं और बार बार उसको प्रेस करते हैं। ये जो हमारी ये प्रोसेस है ये बेसिकली CPR की प्रोसेस कहलाती है। और इसके थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन भी पेशेंट के अंदर मेंटेन करते हैं और आर्टिफिशियल सर्कुलेशन भी हम लोग यहाँ पे पेशेंट के अंदर मेंटेन करते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें एक जो हमारा वो रिपीटिंग साइकिल है जिसमें हम लोग जो हमारा चेस्ट है उसको कंप्रेस करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका, और उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं। इसकी एक जो रिपीटिंग साइकिल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे बॉडी के क्रिटिकल टिश्यूज़ होते हैं, लाइक जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हार्ट वगैरह है, उसके जो हमारे हैं वो टिश्यूज़, उसके अंदर जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीजन को पहुँचाने की प्रोसेस है, और उसका जो वहाँ पे सर्कुलेशन है जिससे कि ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे जो इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं, CNS हो गया, हार्ट हो गया, वहाँ तक अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगी तो वो वर्क करना स्टॉप कर देंगे और हमारे पेशेंट की डेथ होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग जो CPR है उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पेशेंट के अंदर एडिक्वेट सर्कुलेशन होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, और अगर वो प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो वो उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग CPR को इंड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर। और अगर हम लोग CPR के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा पेशेंट वहाँ पे एडल्ट होता है तो उस कंडीशन में उसके चेस्ट को हम लोग प्रेस करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली उसका जो हमारा वो चेस्ट है उसको हम लोग 5 से 6 सेंटीमीटर डीप प्रेस करते हैं, खूब तेज़ी से प्रेस करते हैं। और यहाँ पे जो उसको प्रेस करने का रेट है वो हम लोग हर 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 100 से 120 बार पेशेंट के चेस्ट को प्रेस करते हैं। तो अगर हम लोग इसका जो डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो करते हैं, पेशेंट को सीधे वो लिटा देते हैं और उसका जो चेस्ट है वहाँ पे हम लोग तेज़ी से प्रेस करते हैं। लगभग जो हमारा यहाँ पे जो प्रेस करने की इंटेंसिटी है उसमें हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर तक चेस्ट को प्रेस करते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे 1 मिनट में 100 से 120 बार इस चेस्ट को प्रेस करते हैं CPR को देने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा हार्ट बीट है उसको तो मेंटेन रखने के लिए हम लोग चेस्ट को प्रेस करते हैं। अगर पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है तो उसको भी सिंपली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा अगर कोई डिवाइस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारा माउथ टू माउथ मेथड है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सब्जेक्ट है, पेशेंट है, उसके लंग्स के अंदर एयर प्रॉपरली हमें पहुंचते हुए देखने को प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो होता है वो रेसुसिटेशन या जो CPR है उसको हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।